नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। और काफ़ी महीनों के बाद ये वीडियो आ रहा है और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ भी मेरा इतना सा है कि जब से रीट का एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद में काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि अलग अलग तरीके से मैसेज आ रहे हैं कि क्या पढ़ें, कौन सी किताबें पढ़ें, कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। और मुझे भी लगा कि जितना टाइम मैंने थर्ड ग्रेड को दिया है तो जितना अब नए जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करने वाले हैं तो थोड़ा-सा उनको मैं गाइडेंस दे सकूँ, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। यानी कि काफ़ी 6-7 महीनों के बाद में ये वीडियो मेरा आ रहा है। तो इस वीडियो में अपन कुछ चर्चाएँ करेंगे, जिसमें कि परीक्षा कब तक हो सकती है थर्ड ग्रेड की और उसके बाद में करेंगे तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थी नए भी होंगे जिनके बीएसटीसी या बीएड अभी कंप्लीट हुई होगी या सेकंड ईयर में होंगे और उनको लग रहा है कि रीट पात्रता उनकी हो जाएगी, तो उसको किस प्रकार से तैयारी है वो स्टार्ट उनको करनी चाहिए, उस पर भी चर्चा रहेगी। और उसके बारे में किताबें, कौन सी किताबें अपने लिए बेहतर होनी चाहिए, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले बना रखे हैं इसके ऊपर, क्योंकि मेरे इस चैनल में सबसे ज़्यादा वीडियोस थर्ड ग्रेड के ऊपर ही बने हुए हैं। तो और भी चर्चा कर लेंगे कि किस किताबें कौन कौन सी है, वो किस प्रकार रहने वाली है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, टेस्ट सीरीज जो अभी से तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए क्या टेस्ट सीरीज अभी से सही रहेगी, इस पर भी बात करेंगे। कौन सी टेस्ट सीरीज है वो अच्छी है, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कोचिंग के बारे में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से कौन सी बेहतर रहेगी, तो इस पर भी करेंगे चर्चा कुछ। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स है वो रहने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट्स है कि एग्जाम है वो कब तक हो सकते हैं। तो देखो, आलोक राज जी ने एक दो दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि 2025 के सारे कैलेंडर है वो एग्जाम्स से भरे हुए हैं, यानी कि फिक्स है। इसमें अपन थर्ड ग्रेड का एग्जाम कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जनवरी 2026 के बाद में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो अपने को जनवरी 2026 को मानकर चलना है, यानी कि दिसंबर 2025 तक, यानी कि 2025 का पूरा साल अपने को थर्ड ग्रेड को समर्पित करना है। इसमें कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनको जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या ग्राम सेवक की कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, क्या उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए या थर्ड ग्रेड की ओर मुड़ना चाहिए? तो मेरा मानना है कि उनको तैयारी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी जारी रखनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का मैटर थर्ड ग्रेड में काफ़ी हद तक काम आएगा। तो आप जिसकी भी तैयारी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवारी, ग्राम सेवक या मैथ्स वाले, टेलीकॉम जो सब इंस्पेक्टर की आई है उसकी कर रही हैं, तो उनको जारी रखें, क्योंकि थर्ड ग्रेड में पीछे 3-4 महीने का भी टाइम मिलेगा और ये तैयारी अगर अच्छे से की हुई होगी तो उसमें काफ़ी मदद करेगी। तो ये बात होगी ये। उसके बाद में परीक्षा का मैंने बता दिया, जनवरी 2025 तक या फरवरी में ये करवा देंगे। अब आती है बात, तैयारी शुरू कैसे करें। तो तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप दो चीज़ें करना। एक सिलेबस का लेआउट पेज आउट निकाल लेना, सिलेबस आप है वो हार्ड कॉपी के रूप में निकाल लेना। और उसके बाद में जितने भी थर्ड ग्रेड के पिछले में एग्जाम हुए थे ना, जैसे हिंदी का था, संस्कृत का था, एसएसटी का, साइंस मैथ का, फर्स्ट लेवल का, जितने भी सब्जेक्ट थे उन सब के पेपर आप है वो एक बार डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करके उसके बाद एनालिसिस करना कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। हालांकि उससे उस टाइम अध्यक्ष अलग थे, अब अध्यक्ष अलग है, अब पैटर्न भी अधीनस्थ बोर्ड का बदल रहा है। जैसे सीईटी के एग्जाम्स हुए हैं, वह पैटर्न में काफ़ी बदलाव आया है। और जैसे आरपीएससी पैटर्न बदल रही है, उसी तरह अधीनस्थ बोर्ड भी अपने पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव कर रही है। यानी कि अब वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला है, थोड़ा सा अपने को है वो डीपली और समझ के साथ में पढ़ना है वो पड़ेगा। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें हैं वो सही रहने वाली है। तो ये बातें होगी। तो दो बातें ध्यान रखनी, एक तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए, और उसके बाद में जब थर्ड ग्रेड के एग्जाम हुए थे और उसके बाद में भी थर्ड ग्रेड के एग्जाम के बाद जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो अपने काम की सब्जेक्ट है, जो अपने सिलेबस की सब्जेक्ट है, उन सब का डीपली एनालिसिस करें कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। यानी कि काफ़ी बदलाव हो गया। जैसे कला संस्कृति में प्रश्न बहुत अच्छे स्तर के आने लग गए हैं, यानी कि वन लाइनर से यहाँ काम चलने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से एनालिसिस करें। तो तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये मेरा सिलेबस है। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी मुझे ये सिलेबस पूरा करना है। 2-3-4 महीने जितने भी लग रहे हैं, सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए एक बार ये सिलेबस, एक एक पॉइंट जितने सिलेबस में दे रखे हैं उसको कंप्लीट करना है।
पहला टारगेट। उसके बाद में एक बार जब सिलेबस पूरा हो जाए तब अगले है वो स्टेप पर अपने को बढ़ना है। अगला स्टेप क्या होने वाला है ये भी इस वीडियो में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तैयारी शुरू करने के लिए सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के जितने पेपर, और उसके बाद में अपने को एक बार सिलेबस है वो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी अपने को पूरा करना है। ऑफलाइन कोचिंग से हो सकता है, ऑनलाइन कोचिंग से हो सकता है, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, नोट से भी हो सकता है, जैसे भी आप है वो करना चाहिए। उसके बाद में सबसे पहले जो भी आप देखो, जब वैकेंसी आती है या रीट देने के बाद में एक अलग से जोश उमंग रहती है, होना भी चाहिए तैयारी करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा आप है वो धैर्य के साथ सोचना कि मैं जो भी चीज़ें सेलेक्ट कर रहा हूँ, भले ही ऑनलाइन कोचिंग सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज सेलेक्ट कर रहा हूँ या कोई बुक सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे उसके साथ में ही बने रहना होगा। यानी कि आप एक बार सेलेक्ट करने के बाद उसके साथ ही रखना। हो सकता है कि इसमें से कुछ ऐसी हो जो आपको परिवर्तन करना, लेकिन वो परिवर्तन आपके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कि कोई बुक मान लो आपको लगता है कि मैंने ये किसी के कहने पर स्टार्ट कर दी, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैटर सफिशिएंट नहीं है या बहुत सारा अथाह भंडार इसमें दे रखा है तो ये मेरे काम की नहीं है, तो उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि 10-20% तक आप है वो परिवर्तन कर सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100% आप किताबें चेंज कर रहे हैं, वो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। यानी कि एक बार धैर्य से 2-4 दिन वीडियोस देखकर और किसी टीचर से या किसी पुराने सेलेक्टर से आप बातचीत करके और अपनी किताबें हैं वो तैयार कर लें। और मैं जो ये वीडियो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, तो एक बार आप सिलेबस अपने पास में रखना। मैं जो बातें बता रहा हूँ उसमें आप है वो उस प्रकार से लिखते जाना कि इसमें कौन सी किताबें बताई गई हैं और आप कौन सी पढ़ रहे हैं। आप जो पहले से पढ़ रहे हैं, एक बार आप पुराने प्रश्न पेपर जो 3rd ग्रेड के बाद जितने भी दिनेश बोर्ड ने लिए, एक बार उससे मैच कर लेना कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न वहाँ से फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे। अगर फंस रहे हैं तो आपका मैटर बिल्कुल सही है। ये बात होगी। मैटर सफिशिएंट है या नहीं है, इसका आप है वो PYQ से पता लगाया जा सकता है। अब अपन किताबों के बारे में बात करेंगे। किताबों के बारे में बात करने से पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा आप सिलेबस में देखकर वहाँ से आइडिया लगाना कि इसके लिए ये बुक है वो सफिशिएंट रहने वाली है। तो सबसे पहले राजस्थान का इतिहास। देखो, राजस्थान के इतिहास में जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। यानी कि उसमें अलग अलग दे रखा है। और एक सबसे जो बड़ा पार्ट होता है राजस्थान के इतिहास में, राजस्थान का राजवंश। सीधा सा एक लाइन लिखी हुई है, राजस्थान के राजवंश। और बहुत बड़ा राजस्थान का राजवंश है, यानी कि इतिहास को लगभग आधी इतिहास कवर कर लेगा केवल राजस्थान के राजवंश। और प्रश्न 1 या 2 आने वाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको स्मार्टली चलना होगा। यानी कि आपको सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। सेलेक्टिव का मतलब जहाँ से कम मैटर दे रखा हो और बहुत सारे प्रश्न बनते हो। जैसे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है, आप राजस्थान इतिहास के लिए पढ़ सकते हैं। सेलेक्टिव चीज़ है, यानी कि अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पढ़ेंगे या पेनोरमा पढ़ेंगे, लक्ष्य पढ़ेंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी और प्रश्न यहाँ से 1-2 फंसने वाला है राजवंश में से, तो इसके लिए ज़्यादा मैटर पढ़ना सही नहीं रहेगा। तो आप सेलेक्टिव चीज़ें यानी कि स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स पढ़ सकते हैं राजस्थान के इतिहास के लिए। आधुनिक में भी इसमें से आपके प्रश्न 95% तक फंस जाएंगे, तो अपने को इतना ही चाहिए। तो राजस्थान इतिहास के लिए स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स, अगर स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा अगर आपको मतलब लगता है कि ये सर सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा मुझे कुछ बताएं, तो आप नाथ पब्लिकेशन की किताब ले आ सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आपको पढ़ना है तो दीनदयाल की ले आ सकते हैं। और मेरा मानना है कि इससे आगे मत बढ़ना, यानी दीनदयाल से बड़ी किताबें मत लाना। जैसे पेनोरमा है, लक्ष्य की है, ये बहुत ज़्यादा मैटर हो जाएगी। यानी कि अपना सिलेबस भी बहुत बड़ा है, उनको भी कवर करना है, केवल इतिहास ही नहीं पढ़ना है। यानी तो आप है वो यहाँ तक जा सकते हैं। सबसे कम मैटर आपको पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। उसके बाद में और ज़्यादा थोड़ा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स का मतलब है कि स्प्रिंग बोर्ड का, कलाम का, उत्कर्ष का जो भी आपके नोट्स है, आपके पास जितने भी कोचिंग के या तो बने हुए हैं, नहीं बने हुए हैं, तो मार्केट में अगर मिलते हैं तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स का मतलब है ये। और उसके बाद में नाथ पब्लिकेशन, अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट, मतलब इन तीनों में से एक पढ़ना है, या तो दीनदयाल पढ़ो, नाथ पढ़ो या स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स। उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति, इसमें से बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी कि इसमें बहुत गहराई में प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के लिए। तो मेरा मानना है कि मैंने भी दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब पढ़ी थी और यही अभी आगे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहा हूँ वहीं से पढ़ रहा हूँ। तो आप दीनदयाल की किताब है वो ला सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। और अगर इससे थोड़ा सा कम मैटर पढ़ना चाहते हैं तो नाथ पब्लिकेशन की किताब है वो बढ़िया रहेगी। तो मेरा मानना है कि इसमें आप दीनदयाल के साथ जा सकते हैं। राजस्थान का भूगोल,
राजस्थान के भूगोल के लिए वही स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या दीनदयाल पब्लिकेशन में से कोई भी आपको अगर नोट से पढ़ना अच्छा लगता है तो इसके साथ जा सकते हैं आप। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स या कलाम के नोट्स, जो भी कुल नोट्स हैं। और अगर किताबें पढ़नी ठीक लगती हैं आपको, देखो एक पढ़ने का नज़रिया होता है, किसी को नोट्स पढ़ने अच्छे लगते हैं, किसी को किताबें पढ़नी अच्छी लगती है। आप अगर किताबें पढ़ने वाले हों तो दीनदयाल ले आ सकते हैं, अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो नोट्स से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स है वो वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये राजस्थानी भाषा वाले, आप जो राजस्थान का इतिहास जहाँ से पढ़ेंगे ना उसमें ये कवर होता है कि राजस्थानी भाषा वाला जो भी पार्ट है, भाषा साहित्य बोलियाँ ये सारा। और अब पार्ट दे रखा है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए दीनदयाल की एक अलग से बी पार्ट की किताब आएगी, वो आप ले आ सकते हैं। उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी हो जाएगा, शैक्षिक परिदृश्य वाला, RT एक्ट वाला, ये सारे पोर्शन वहाँ से क्लियर हो जाएंगे अगर आप एक किताब लाते हैं। और या फिर आप राजस्थान सामान्य ज्ञान का पोर्शन जितना भी है वो दीनदयाल से करना चाहते हैं और शैक्षिक परिदृश्य, और इनके लिए मैं अलग एक किताब बता दूंगा। करंट GK और जन कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, ये सारा पार्ट है वो आप, क्योंकि 2026 के जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है तो 2025 का जितना भी करंट होगा, यानी कि अभी फरवरी मार्च चल रही है तो मार्च यानी कि एक एक महीने का देखते जाओ, और लास्ट के टाइम में आप नाथ पब्लिकेशन या स्प्रिंग बोर्ड या कलाम अकेडमी कोई भी एक वार्षिक अंक आएगी उसमें से आप है वो देख लेना। तो वहाँ से आपके करंट GK कंप्लीट हो जाएगा और योजनाएं साथ साथ में उसमें जितनी भी आती हैं एक बार आप, और फिर बहुत सारी PDFs भी आपको ऐसे मिल जाएगी जिसमें अलग से योजनाएं दे रखी हो, और बहुत सारी किताबों में भी दे रखा होगा, तो वहाँ से आप है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाद की बात है, एक बार आप तैयारी स्टार्ट करने के लिए करंट GK को और योजनाओं को एक बार आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में जो आर्थिक समीक्षा आएगी अभी नई वाली आएगी तो उसमें आप है वो पढ़ोगे तो उसमें भी अब कवर होता जाएगा। तो इसमें ये बात होगी शैक्षिक परिदृश्य और RTE वाला। मैं मेरी बताऊं, मैंने जो पिछली थर्ड ग्रेड में पढ़ा था वो कलाम अकेडमी की SS यादव सर की किताब आती है शैक्षिक परिदृश्य के लिए, वही किताब पढ़ी थी। और जो अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी चल रही उसमें भी मैं शैक्षिक परिदृश्य ये कलाम अकेडमी वाली से ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है किताब। और उसमें आप इसके साथ जा सकते हैं, आपको सारा का सारा मैटर यानी कि 100% यहाँ से प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर इसमें से नहीं मिल रहे हैं तो लगभग है वो प्रश्न बाकियों में से उतने ही फंसने वाले, यानी कि कोई भी किताब लो पर आपको समझ में आनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है किताब, तो मैंने थर्ड ग्रेड के लिए भी यही पढ़ी थी और अभी फर्स्ट ग्रेड के लिए भी यही पढ़ रहा हूँ। अगर आप कोई बुक लेकर आ गए हो तो आप उसके साथ जारी रखो, लेकिन अगर लाने की सोच रहे हो तो शैक्षिक परिदृश्य और RT के लिए आप है वो कलाम अकेडमी की किताब है वो ला सकते हैं। अब बताएं शैक्षिक मनोविज्ञान। देखो इसमें दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं साइकोलॉजी में। एक तो आपने रीट की तैयारी बहुत अच्छे से की है, साइकोलॉजी को बहुत डीपली पढ़ा है, यानी कि आपने उस समय जो किताब पढ़ी है, यानी कि रीट सब पास करके आ रहे हैं, इसका मतलब आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ कर आ रहे हैं। जिस भी किताब से पढ़ी है ना उसी किताब के साथ रहना, नए तो कोई होंगे नहीं, यानी कि साइकोलॉजी पहले कहीं ना कहीं से पढ़ के आ रहे हैं तो उसी के साथ बने रहना। तो अगर मैं नाम दूं किताबों का, यानी कि नए स्टूडेंट्स हैं पहली बार जैसे जैसे करके ये पास किए तो सीखवाल पढ़ लेना, और जिनके अवनी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है पहले से तो वो अवनी के साथ जा सकते हैं, यानी कि अवनी थोड़ी सी बड़ी होगी और इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है, तो आप आसान भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो सीखवाल के साथ है वो जा सकते हैं। टीचिंग मेथड के लिए देखो पिछली एग्जाम में साइंस मैथ में जिस प्रकार के टीचिंग मेथड पूछे गए थे उसमें आपको अप्लाइड यानी कि समझ आधारित प्रश्न है वो पूछे गए थे। तो आपको टीचिंग मेथड के लिए बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। तो आप मेरा मानना ये है कि आप अगर नए हैं, पहली बार पहले थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं दे रखा है तो आप एक बार किसी सर से वो क्लासें ले लेना, किसी भी टीचर से क्लासें ले लेना। और किताब की बात करूं तो आप कलाम अकेडमी की किताब टीचिंग मेथड की आती हैं वो ले आना, और एक टीचर से आप क्लासें ले लेना ताकि आपको की समझ है वो विकसित हो सकें उस मेथड्स के प्रति। आप किसी की भी क्लासें ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, उत्कर्ष से, कलाम से या किसी भी और कोचिंग से भी आप है वो उनकी क्लासें ले सकते हैं। तो टीचिंग मेथड के लिए एक बार आप नए हैं तो क्लास लेना, बाकी पहले से पढ़ रखा है तो किताबों से भी आपके समझ में आ जाएगा। ये सारी बातें हो गई। सूचना तकनीकी के लिए ICT के लिए देखो पिछली एग्जाम में जिस प्रकार की ICT पूछी गई थी तो मैंने जो कलाम के नोट्स पढ़े थे वहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 5 के 5 प्रश्न जो आए थे
वो 5 के 5 मैंने छोड़े थे, यानी कि एक भी अटेंड नहीं कर पाया था। ये हालत थी पिछले आईसीटी के 5 प्रश्नों में। तो इस बार अगर किताब की बात करूँ तो आप दक्ष ले आना, दक्ष किताब ठीक आती हैं, आप उसके साथ जाना। और इसके अलावा अगर कोई टीचिंग मेथड की कोई आईसीटी की कोई किताबें निकाल रहे हैं तो मैं एक बार देखूंगा, उसके बाद मैं आपके साथ में बता दूंगा कि कौन सी है वो ठीक रहने वाली। ये बातें हो गई। अब आती है टेस्ट सीरीज। नए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जो नए अभ्यर्थी जितने भी हैं, तो एक बार आप सिलेबस पूरा करना, जैसे भी करके सिलेबस पूरा करना। सिलेबस पूरा होने के बाद में आपको टास्क आधारित यानी कि टॉपिक आधारित टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लेना। आप कहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके आसपास में कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चला रहा है और अच्छे क्वेश्चंस दे रहा है तो आप ऑफलाइन कोचिंग है वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ से आपको एक देखो ऑफलाइन का एक अलग प्रेशर रहता है। ऑनलाइन में क्या होता है, कई बार हर सप्ताह यानी कि हर सप्ताह टेस्ट हो रहा है, तो कई बार अपने को 7 दिन में वो सिलेबस नहीं पूरा हो पाता है तो अपन डिले कर देते हैं कि 1-2 दिन बाद दे देंगे। तो उससे क्या होता है कि अपना रूटीन बिगड़ जाता है और जो सिलेबस पूरा करने का टारगेट लेकर चलते हैं वो उतने समय में नहीं हो पाता और अच्छे से रिवीजन भी नहीं हो पाता। ऑफलाइन का ये फ़ायदा है कि जो डेट दे रखी है वहाँ तक आपको वो टॉपिक पूरा करना है, तो उससे एक प्रेशर बना रहता है पढ़ने के लिए, तो उससे रूटीन बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि अगर आपके आसपास में कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन के लिए मैंने जो ज्वाइन की थी कलाम के सारे टेस्ट दिए थे। अभी भी कोई अच्छी कोचिंग चला रहा, कोई अच्छी टेस्ट सीरीज चला रहा है तो वहाँ से आप काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज अभी चल रही हैं। क्वालिटी एजुकेशन की आप ले सकते हैं, प्रयास है एक सीकर में, वो भी कोचिंग अच्छी चला रहे हैं। टॉपिक वाइज में जो भी है, सूरतगढ़ में अगर आप रहते हैं तो ऑफलाइन में भाटिया आश्रम की टेस्ट सीरीज अच्छी है, राकेश जहांगीर सर की टेस्ट सीरीज अच्छी है, तो वहाँ से भी आप ऑफलाइन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन है तो कलाम वाली आप देख लेना। और बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने किसी के टेस्ट है वो इतने दिए नहीं कलाम के अलावा, तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। तो ये होगी टेस्ट सीरीज की बात। एक बार आप सिलेबस पूरा करना, उसके बाद में ये सारी चीज़ें स्टार्ट है वो करना। अब कोचिंग देखो 1 साल का टाइम बचा है। अगर आप नए अभ्यर्थी हैं, आप बिल्कुल नए हैं, आपने इस सिलेबस को देखने के बाद आपको लग रहा है कि मेरे ने तो जीके पढ़ा हुआ है, न सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, न साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है, न टीचिंग मेथड पढ़ा हुआ है, तो आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लेना। अगर आप में आपके कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट है वो तैयार नहीं है, सब में आप नए हैं, तो एक बार आप ऑफलाइन कोचिंग कर लेना। लेकिन अगर आप को जीके ठीक है, यानी कि कुछ सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि मैं किताबों से कर लूँगा और मेरी अच्छी है, पहले से मेरी तैयारी कर रखी है, किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में तैयारी कर रखी है, तो फिर ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है कि जो पोर्शन आपके कमज़ोर है उसकी आप ऑनलाइन कोई कोर्स से कोचिंग है वो कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आप डिपेंड करता है कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। राजस्थान जीके के लिए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है वो पड़ेगी, यानी कि इसके लिए आप किताब से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ समझ तो क्या समझना है, राजस्थान इतिहास में जैसे कहानियों के रूप में हैं, और या आपको लगता है कि मुझे को थोड़ी सी ऑनलाइन इसके लिए देखना चाहिए, तो आप यूट्यूब पर भी बहुत सारी क्लासें मिल जाएगी। स्प्रिंग बोर्ड की ये राजवीर सर की यूट्यूब पर भी पूरी क्लासें मिल जाएंगी। और एक जीजीडी सर है ना, गौरव ज्ञान धारा वाले सर है, उनकी भी क्लासें फ्री में दे रखी राजस्थान जीके के लिए। देखो आप राजस्थान जीके वहाँ से पढ़कर किताब से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको कोर्स ही चाहिए तो आप कोई भी कोर्स ले लें, उत्कर्ष का ले लें, कलाम का ले लें, कोई भी कोर्स ले लें। मुझे इतने ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने कलाम के अलावा दूसरी किसी कोचिंग से कोचिंग नहीं की थी, कोई पोर्शन जो कमज़ोर था वो वहाँ से ही क्लियर किया था। तो ऑफलाइन जो नए हैं जिनके लिए सभी सब्जेक्ट नहीं है वो एक बार ऑफलाइन कर सकते हैं। और अगर आप नए नहीं हैं, पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप जो पोर्शन कमज़ोर है उसके लिए अलग से है वो कोई कोर्स ले सकते हैं। ये हो गई कोचिंग के लिए बातें। अब मैंने कॉमन सब्जेक्ट के बारे में सारी चर्चा कर ली। अब साइंस और मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, साइंस और मैथ्स वालों के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें साइंस कहाँ से तैयार करनी है, कौन से नोट्स हैं, किस प्रकार तैयार करनी है, मैथ्स कैसे क्या तैयार करनी है, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और एक वीडियो मैं लाऊंगा फर्स्ट लेवल के लिए। फर्स्ट लेवल में जितने भी ये 5-6 सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, उनको किस प्रकार है वो तैयार करना है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। एसएसटी का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैं इस पर कुछ
बात नहीं रख पाऊँगा, तो इन दोनों के लिए एक वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं एक बार आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कोशिश करूँगा वहाँ आंसर दे दूँ। और अगर आपको डिटेल में अगर मुझे लगता है कि इसके बारे में और अच्छे से बात की जानी चाहिए तो उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं थर्ड ग्रेड के बारे में 2-4 वीडियो जितने भी होंगे वो बनाऊँगा। और पिछले 5-6 7 महीनों से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो अब मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके बहुत सारे मैसेज कमेंट्स मैसेज आ रहे थे कि थर्ड ग्रेड के बारे में हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन है वो दें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।